Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will discuss the topic is lattice enthalpy. We had discussed already about the lattice. That lattice position means it is like cube structure. Then there is position for atom and this is called lattice position. So lattice enthalpy means if we want to separate, suppose NaCl example, Na plus and Cl minus is example for sodium chloride, and we want to separate the Na plus ion and Cl minus ion, then for separation we will provide energy and heat will release in this process is called lattice enthalpy. यानी कि एक लैटिस से हमें आयंस को सेपरेट करने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी, उनके सेपरेट होने के बाद जो हीट रिलीज़ होती है वहाँ पर जो हीट रिलीज़ होगी उसे हम कहेंगे डेल्टा H, दैट इज़ एंथैल्पी, एंड दिस इज़ कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. So definition of lattice enthalpy is the lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to complete separate 1 mole of the solid ionic compound into gaseous constituent ions. Means sodium ion will receive electron and form sodium metal, and Cl minus will release electrons and it will form Cl. Okay, यहाँ पर अगर आप 2Cl की बात करें, 2Cl माइनस तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और यहाँ पर Cl2 यानी क्लोरीन गैस बन जाएगी, और सोडियम आयन जो है वो मेटल आयन है और ये सॉलिड से गैस में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसे गैसियस एटम भी बोला जाता है. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन राइट एग्जाम्पल फॉर NaCl. द lattice enthalpy for NaCl is 788 kilojoule per mole. Okay, already we had discussed about this, that NaCl lattice enthalpy is 788 kilojoule per mole, यानी कि एक बहुत स्टेबल आयनिक बॉन्ड है, इस वजह से इसमें ज़्यादा हीट रिलीज होगी. ओके, नेक्स्ट इज बॉन्ड पैरामीटर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड पैरामीटर, यानी कि बॉन्ड जैसे बन जाता है ये हम समझ चुके हैं. बॉन्ड से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उसे कैसे मेज़र करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ इन बॉन्ड पैरामीटर्स इज़ बॉन्ड लेंथ. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ कैसे मेज़र करते हैं हम. 2 एटम है, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कोई फार्मूला इसका नहीं है ऐसे कि हम इसे चेक करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया होगा, एक दिन किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था इससे रिलेटेड कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ ये कैसे चेक कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज़ किए जाते हैं. जो स्ट्रक्चर होता है, जो सैंपल होता है उसे हम यूज़ करते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का मतलब होता है कि वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स में हम इनकी स्टडी करते हैं और वहाँ पर रीडिंग से हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या होगी. मीन्स हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब आप ये चीज़ पढ़ेंगे. ओके, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम स्कूल लेवल पर उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, यानी कि उसको डिस्कस नहीं किया गया है. ओके, बॉन्ड लेंथ का मतलब इसे डिफाइन करें तो बॉन्ड लेंथ इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और हम ऑर्बिटल शेयरिंग ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, ये शेयर्ड पार्ट होता है बीच में, तो इसे आप दिखाते हैं कि इन दोनों की न्यूक्लियाई जो है, सेंटर जो दोनों का होगा, उनसे जो डिस्टेंस होगी उसी को हम इसकी बॉन्ड लेंथ कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 2 सेंटर जब ये बॉन्डेड हो जाते हैं तो इनका जो सेंटर है, इन दोनों का सेंटर हम मैच कराएं तो जो लेंथ होगी वही उसकी बॉन्ड लेंथ होती है. अब देखिए, जब बॉन्डिंग हो जाती है तो बॉन्डिंग आपने पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है अगर, तो कोवेलेंट का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और शेयरिंग होने से इन दोनों का न्यूक्लियस क्या जाएगा, क्लोज आ जाएगा. जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम नॉर्मली 2 एटम की बात करें कि दोनों थोड़े डिस्टेंस पे हैं तो उनके सेंटर के बीच का गैप ज़्यादा होगा. ठीक है, फिर वो दोनों बिल्कुल अटैच हों, ठीक है, बिल्कुल सटे हुए हैं अगर एक दूसरे से ऐसे, तो उनके सेंटर के बीच का गैप डिफरेंट होगा. और अगर वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए हैं इस कंडीशन की तरह, तो वहाँ पर डिस्टेंस और कम हो जाएगी. यानी कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कैसी है.
ओके, यानी कि दोनों के न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसे हम चेक करते हैं कौन से मेथड से, मैंने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, तो आप ये बताएंगे एक्सरे। ओके, एक्सरे से आपको पता है एक कॉमन सी चीज़ है कि आप जानते हैं कि बोन्स में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे से पता चलता है। इवन हेयर लाइन, अगर भी हेयर लाइन फ्रैक्चर भी होता है तो वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? रेज से पता चलता है कि कहाँ पर रेज उससे कोलाइड करके फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, और कहाँ पर नहीं होती हैं तो वहाँ पर डार्क या ब्राइट कलर से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है और कहाँ पर नहीं। ओके, यानी कि जो आप आँख से देख नहीं सकते डायरेक्टली, जब आपको पता है कि स्किन है, मसल्स हैं, उसके बाद बोन्स हैं, तो वो रेज क्या होती हैं, पेनिट्रेशन पावर उनकी ज़्यादा होती है, पेनिट्रेट करके हो जाते हैं और वहाँ पर उस स्ट्रक्चर को वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कैसा होगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स हैं जिससे हम इसे पता लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड approximately as the radius of an atom core which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation। यानी बॉन्डिंग होने के बाद की सिचुएशन है, जैसे मैंने बताया आपको कि बॉन्डेड होने वाले हैं तो ये ऐसा होगा, फिर बॉन्डिंग होने के लिए क्लोज आएंगे तो ऐसा होगा, फिर बॉन्डेड होने के बाद ऐसा होगा। तो इस सिचुएशन को हम वहाँ पर जो मेजरिंग होगी इसकी बॉन्ड लेंथ, उसे हम कैलकुलेट करके यानी पता करके वही कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज देखिए, दो इसमें बॉन्डिंग की बात अब आ रही है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा और वॉन डेर वाल। दो तरह की चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं कि अगर ये दो एटम हैं, ठीक है, ऐसे एक एटम और एक और एटम हमने बनाया, ऐसा है, इन दोनों का सेंटर है और दोनों को मिला दिया तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी ये अटैच होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बनाएंगे दोनों अटैच हो। इसके सेंटर यहाँ पर आप इसको टोटल लेंथ जो होगी, ठीक है, ये होगी दोनों की रेडियस। तो हम कह सकते हैं इसकी रेडियस है सपोज आर ए और इसकी रेडियस है आर बी। तो टोटल लेंथ क्या होगी? लेंथ विल बी आर ए प्लस आर बी, ठीक है, दोनों की रेडियस। और ये एक कम और एक ज़्यादा भी हो सकती है रेडियस, तो इस वजह से टोटल लेंथ दोनों का ऐड करने से आएगा। और फिर अगर हम बात करें इसकी रेडियस की इस लेंथ के लिए तो इसे हम L/2 करेंगे, ठीक है, टोटल लेंथ का जस्ट हाफ कंसीडर किया जाता है लेंथ में। ओके, तो यहाँ पर अब बात करेंगे वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है। वॉन डेर वाल रेडियस रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। यानी कि वॉन डेर वाल में देखिए वो जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि वॉन डेर वाल में ये एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते, वैसे ओवरलैपिंग के बिना भी एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉन डेर वाल बॉन्ड। ओके, वॉन डेर वाल बॉन्डिंग में जो रेडियस कैलकुलेट करेंगे उसे हम बोलेंगे वॉन डेर वाल रेडियस। ओके, तो इनके बीच में गैप होगा और जब बॉन्डेड हो जाते हैं तो उनके बीच में कम हो जाता है। जैसे देखिए अभी हम यहाँ एक एग्जांपल बनाते हैं कि ये दो एटम्स हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर शेयरिंग हो गई, ठीक है, इनके बीच दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अब देखिए दूसरे एटम की बात करें हम, फिर एक और हमने बनाया, वो भी बॉन्डेड है एक दूसरे से ऐसे, और इन दोनों के सेंटर से हम बात करें तो यहाँ बात हम करते हैं सपोज़ कि Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 है और ये भी सपोज़ Cl2 है। तो दो Cl2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक है। अब देखिए इस न्यूक्लिया और इस न्यूक्लियस के बीच में, यानी एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है या जो बॉन्डिंग है उससे हम बोलेंगे वॉन डेर वाल अट्रैक्शन, यानी वो बॉन्ड है वॉन डेर वाल। ये वाला कोवेलेंट है ये वाला, और ये वाला जो है वो वॉन डेर वाल है। तो इसका जस्ट हाफ करने से हमें वॉन डेर वाल रेडियाई मिलेगी, वॉन डेर वाल रेडियाई, और इसका हाफ करने से हमें जो रेडियाई मिलेगी वो कोवेलेंट रेडियाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? जब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल के आपस में बॉन्डिंग होने के बाद जब उस लेंथ का हाफ करते हैं तो उसे कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, यानी कि उनमें ज़रूरी नहीं ओवरलैपिंग हो, जैसे इसमें और इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है लेकिन इनमें डिस्टेंस होने के बाद भी यहाँ पर अट्रैक्शन है, तो उसे हम बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। तो वॉन डेर वाल का मतलब है कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल में जो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। ओके, तो
वीक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्स को। शायद आपने फिजिक्स में भी कभी इसका नाम सुना हो। ओके, अब देखिए बॉन्ड एंगल, ये बहुत सिंपल है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बॉन्ड एंगल का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा था, वाटर मॉलिक्यूल H2O का बेंड शेप होता है, इसमें 2 लोन पेयर भी होते हैं और 2 बॉन्ड भी हैं। तो ये लोन पेयर से रिपल्शन की वजह से दोनों क्या होते हैं, दोनों बॉन्ड पास पास आ जाते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होता है, 104.5 डिग्री, ये आपको याद होना चाहिए। और बॉन्ड एंगल जैसे हम CH4 की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल पोजीशन में होते हैं, CH4, इनके बीच का बॉन्ड एंगल सब जगह इक्वल होगा, वो कितना होता है, 109.5 डिग्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल पोजीशन में। तो बॉन्ड एंगल को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ डिफाइंड एज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pair around the central atom in a molecule or complex ion, ठीक है। इसे हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं। और अमोनिया मॉलिक्यूल में भी मैंने आपको बॉन्ड एंगल बताया था, यानी कि 2 बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे CO2 के बीच में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पर होगा 180। ओके, ट्राइगोनल प्लानर में क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, ये सब आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। तो आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखिए ये कैसे रिलेट करते हैं, एंथैल्पी आप बार बार आ चुका है, एंथैल्पी के बारे में आप जानते हैं कि एंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और बॉन्ड की बात करें तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे इसे तोड़ने के लिए, और फिर टूटने के बाद वहाँ पर जो हीट रिलीज़ होगी, वो हीट रिलीज़ जो होती है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी। ओके, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट रिलीज़ हो रही है उसे हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। देखिए, यानी कि यहाँ पर अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर वो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेज़र करने के लिए दे दिया है 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इन अ गैसियस स्टेट। अब देखिए गैसियस स्टेट में क्यों लेते हैं कभी भी चीज़ों को, क्योंकि गैसियस स्टेट में वो सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, तो उनका जो नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए वही वो शो करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस वजह से हमेशा गैसियस एटम में ही उसे मेज़र किया जाता है। ओके, तो पर्टिकुलर टाइप का क्या मतलब है, जैसे हम बात करें कि H है, H2, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, जो हीट रिलीज़ होगी वो डिफरेंट होगी। Cl बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो डिफरेंट होगी, जो हीट रिलीज़ होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, नाइट्रोजन में N2 ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में O2 डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट बॉन्ड हैं, डिफरेंट एनर्जीज़ भी लगेंगी और डिफरेंट हीट रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से इन सब की बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो डिफरेंट होती है। ओके, अब हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसे। एग्जाम्पल से बात करें तो H2 को अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर, एक एग्जाम्पल लेते हैं H2 का। ओके, H2 से हम 2 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसे ब्रेक किया जाए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। और H2 क्या है, H2 इज़ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो एटम बनाने में जो हीट रिलीज़ हो रही है, इसलिए हम A लिखते हैं छोटा सा। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा H में छोटा सा A लिखने का मतलब है कि यहाँ एटमाइजेशन हो रहा है। ओके, एंथैल्पी। और यहाँ पर ऐसा बना होता है सिंबल, इसका मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी टेम्परेचर और प्रेशर, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमेशा एक स्टैंडर्ड रख के ही मेज़रमेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो डेल्टा AH नॉट इज इक्वल टू कितना है, 435.8 किलो जूल पर मोल। ओके, ये ऐसे आपको एग्जाम्पल में लिखना हो तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ O2 को क्या मिलेगा, 2 ऑक्सीजन एटम, यानी यहाँ आप जानते हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर एटमाइजेशन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी है 498 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस है, ये ज़्यादा है
यहाँ यानी डिफरेंट बॉन्ड के लिए बॉन्ड एंथैल्पी अलग होगी। ओके, ऐसे HCl के लिए आप देखेंगे तो 431 किलो जूल पर मोल होता है। नाइट्रोजन के लिए जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ 946 होता है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं, बट आपको एटलीस्ट ये रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है कि आपको ये सब पूछा जाएगा, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। जब आप डिफ़ाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ लिखें तो कभी भी एक कम से कम एक एग्जाम्पल आपको वैल्यू के साथ याद रखना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अब हम बात करें नॉर्मल बॉन्ड की बात हो गई, अब हम बात करें H2O की। H2O में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो H2O का स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि ऐसे होता है। ठीक है, 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें। H2O में एक H टूटा और फिर OH बना। यहाँ पर जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डिफरेंट होगी, और फिर इस OH से फिर से हम H और O को अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पर जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर 1 और 2 लिख लिया हमने। तो फर्स्ट वन इज़ 502 एंड सेकंड वन इज़ 427। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। दोनों में लिखेंगे ऐसे अलग अलग। फिर लिखा हुआ है इसमें आगे हम जब इसके बारे में बात करेंगे कि तो यहाँ पर कहते हैं कि बार बार हम सारे बॉन्ड्स की एंथैल्पी मतलब कैलकुलेट करें। जैसे CH4 है तो 4 बॉन्ड हैं तो चारों की अलग अलग होगी। ठीक है, एक बार CH3 बनेगा, फिर CH2 बनेगा, फिर CH बनेगा, फिर C बनेगा, और चारों H अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ भी चारों। तो ये कहते हैं कि हम क्यों ना मीन या एवरेज निकाल लें उससे। ठीक है, जब इसमें कई बॉन्ड्स हैं तो इस टोटल मॉलिक्यूल का मीन या एवरेज निकाल लेते हैं, मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के लिए क्या करना होगा, आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। ये 502 है। ओके, 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाई 2, इसे ऐड करके डिवाइड करेंगे, ये आएगा 464.5 किलो जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में आप समझ गए कि ऐसे जब ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम वहाँ पर मीन या एवरेज निकालते हैं। ओके, एग्जाम्पल दे के आप बता सकते हैं। वाटर का इजी है। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आप जानते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। कार्बन में भी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये हम जानते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है जितने बॉन्ड उस मॉलिक्यूल में होते हैं, ठीक है, आपस में जितने बॉन्ड होंगे वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ओके, ये जनरल है। बट हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में। इट इज़ इन दिस चैप्टर, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में। ठीक है, डिटेल में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट्स सो सिंपल कि जो जितने बॉन्ड हैं उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। बट ये हमेशा काम नहीं आएगा आपके, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। ओके, एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ये आपको याद होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का क्या मतलब होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें बोलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बताइए। यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। तो इसमें हम बात करेंगे कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हुए? 14। ओके, और N2 में भी कितने हो? नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 2 नाइट्रोजन का मतलब 14। तो देखिए, तो N2 एंड CO दोनों में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब ये हो गया। और NO एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 7 7 14 एंड 15। अब NO प्लस लिखा है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया? निकल गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 15 में से 1 कम हुआ तो क्या बचा? 14। सो NO प्लस इज ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू CO एंड N2। ओके, so in that way you can understand that isoelectronic molecules and ions have identical bond order। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इन सब में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे कि N2 में आप जानते हैं, तो यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में आप गेस कर सकते हैं। इससे ये ट्रिक है कि जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं तो इन सब में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होंगे, यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर
थ्री है तो थ्री ही होगा. ओके. Okay students, so we will discuss some other topic of this chapter in next lecture. You can write everything in your notebook, and you can discuss in doubt clearing session.